गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, दो पार्ट्स के अंदर सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपने 7 चैप्टर्स को कवर कर दिया था। अभी आप जो पार्ट 3 है इसके अंदर 3 जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप इसके अंदर डिस्कस करोगे। जो 3 चैप्टर आपने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं वो है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर। इन 3 चैप्टर को आपने इस सीरीज में डिस्कस करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है वो आपने फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले बताया था, आपके पास 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे फाइनल एग्जाम में। एक है आपके पास मैट्रिक्स मेथड, दूसरा है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन। तीसरा आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि 3D से रिलेटेड 3D चैप्टर का क्वेश्चन। और फोर्थ है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो चैप्टर है वहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन 99.9% चांसेस है कि एग्जाम में मिलेगा। लगभग हर साल ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करोगे? जब भी कभी आप डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आप डिस्कस करो या एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अगर आपने कभी भी डिस्कस करना है तो हमेशा आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाओगे। या तो क्योंकि इलिप्स है, आपने +1 क्लास में कॉनिक सेक्शन में कुछ बेसिक फिगर्स जैसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इनके बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट भी आप इसका ग्राफ बना सको। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता इसके ग्राफ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाओगे और टेबल के बाद ग्राफ बनाओगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं करोगे। अब ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ वैसे तो आपने 10वीं क्लास में बनाए हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास देखो, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, जैसे 10वीं क्लास में था, लीनियर इक्वेशन है तो क्या करोगे? टेबल बनाओगे। टेबल में 2 पॉइंट काफी है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो और उन दोनों को ज्वाइन कर दो, लाइन का ग्राफ मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, एलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है या कोई और कर्व है, कोई भी जनरल कर्व है, तो आप क्या करोगे इस केस में? कम से कम 4 पॉइंट आपने टेबल में बनाने पड़े। ठीक है, 4 से ज्यादा यूज कर सको, मिनिमम 4 है। तो अब सबसे पहले आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर द इलिप्स। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाओगे और ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या बनाओगे आप? टेबल। तो टेबल कैसे बनाओगे? एक बार पुट कर दो, x की जगह 0, x की जगह 0 पुट कर दो। इसमें 0 बाई समथिंग 0, तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू कितनी आओगी? जब स्क्वायर रूट जब लेोगे प्लस माइनस साइन आओगा आपके पास। जब भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे प्लस माइनस साइन होगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 3। 2 पॉइंट तो मिल गए। एक बार पुट कर दो y की जगह 0, पुट कर दो y की जगह 0, y की जगह 0 पुट करोगे, x स्क्वायर बाई 16 प्लस y की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 बाई समथिंग 0। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16। जैसे ही स्क्वायर रूट लेोगे आप, जैसे ही स्क्वायर रूट लेोगे, प्लस माइनस साइन यूज करना है हमेशा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो अब आपको 4 पॉइंट मिल गए। x की वैल्यू 0, टेबल बना लो रफ से, रफ टेबल बनाओगे आप। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू प्लस माइनस 3, एक बार 3 और एक बार माइनस। ऐसे ही y की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्लस माइनस 4। मिल गए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट काफी है, सर्कल और इलिप्स के लिए 4 पॉइंट इनफ है आपके पास। अब इनका यूज करके ना रफ डायग्राम बनाओगे। रफ डायग्राम बनाना है आपने, स्केल और पेंसिल का यूज कर लियो तो काफी अच्छा होगा। टेबल में पॉइंट कहां तक है? 3, -3, 4, -4। तो नॉर्मल स्केलिंग कर लो, 1 2 3, एक्स एक्सिस पे जाओगे 4 यूनिट तक, 4, -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस पे 3 यूनिट, 1 2
3, -1, -2, -3। रफ सा डायग्राम बना रहा है। जो टेबल के पॉइंट है उनको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दो। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -3, आपने लोअर क्लास में रिप्रेजेंट किया है। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू 0। चारों पॉइंट को आपने क्या कर दिया, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और विशेष चीज ध्यान रखनी है, चारों पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद स्केल का यूज नहीं करोगे पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए। आपने क्या करना है, चारों पॉइंट को लूज हैंड का यूज करोगे और कर्व की फॉर्म में आपने ज्वाइन करना है। सीधी लाइन नहीं कहीं ऐसे ये लाइन स्ट्रेट लाइन खींच लो। लाइन स्केल का ग्राफ बनाने में तभी यूज करोगे अगर लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो स्केल का यूज करके ना आप लाइन ड्रा कर दोगे, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है, लूज हैंड का यूज करना और कर्व टाइप से आपने ग्राफ बनाना है। ऐसे ऐसे एक स्मूथ कर्व बनेगा, इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। स्मूथ कर्व बनाएगा ऐसे, ये स्मूथ कर्व बनाना आपने, स्केल का यूज करके डायरेक्ट लाइन नहीं बनानी। ये बन जाएगा आपके पास इलिप्स। ये तो आ गया आपके पास इलिप्स का रफ डायग्राम। लूज हैंड का यूज करके ना कर्व टाइप में ज्वाइन करना है। स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा करनी है आपने। स्ट्रेट लाइन तभी ड्रा करोगे जब आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो स्मूथ कर्व लूज हैंड का यूज करके आपने बना लिया। अब ये बन गया इलिप्स। अब आपने ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। अब करने का तो आप पूरा एरिया भी फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन हमेशा जब भी आप इंटीग्रेशन का यूज करो, कोशिश करनी है आपने या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहो या ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस से ऊपर रहने की कोशिश करो। एक्स एक्सिस से नीचे अगर ग्राफ जाने लग रहा है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। इसलिए कोशिश करो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही काम चलाओ अपना, या फिर ज्यादा हो सके तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस से ऊपर रहो आप। अब आप क्या करोगे, ग्राफ को देखोगे और सिमेट्री का यूज करोगे। वैसे आपने पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या काम कर सको, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तरीका है। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट को यूज करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी आप कर सकते। ठीक है, मैंने आपको बोला है आप कोशिश हमेशा ये करनी है कि आप एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया ही फाइंड आउट करो और फिर सिमेट्री का यूज करके ना जो एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है वही एरिया क्या मिलेगा एक्स एक्सिस से नीचे। तो या तो ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करो, सिमेट्री का यूज करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इलिप्स का एरिया आपको मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया, अब एरिया अंडर द कर्व अगर आपने फाइंड आउट करना है तो 2 फॉर्मूले हैं आपके पास। एरिया अंडर एनी कर्व, कोई भी कर्व आपको दे रखा है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो है y dx, अगर आपके पास x की लिमिट है, a और b अगर लिमिट है आपके पास x की, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकोगे। यहाँ पे a से b जो लिमिट होगी वो वेरिएबल क्या है इसमें, x की लिमिट रहेगी। ठीक है, या दूसरा आपके पास फॉर्मूला है एरिया अंडर द कर्व, a to b x dy, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सको। बस ये आपने ध्यान रखना है कि अगर x की लिमिट है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, dx होगा यहाँ पे, और y की लिमिट है तो क्या होगा आपके पास dy। ठीक है, ये है आपके पास एरिया अंडर एनी कर्व। अब यहाँ पे आपके पास x की लिमिट भी है 0 से 4, y की लिमिट भी है 0 से 3, तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सको एरिया अंडर द कर्व। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, अगर आप x की लिमिट यूज कर रहे हो तो 0 से 4 y dx, लिमिट अगर x की यूज करे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और y की लिमिट है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा भी कर सको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके पास। x1 x2 ये x की लिमिट है, थोड़ा और फील आओगा आपको y1 y2, तो अगर y की लिमिट है तो ये फॉर्मूला यूज कर लियो, x की लिमिट है तो ये फॉर्म आप यूज करोगे। अभी तो दोनों थी आपके पास x और y की, कोई भी आप यूज कर सको। आपने यूज करिए x की लिमिट 0 से 4, x की लिमिट y dx, y की वैल्यू गिवन कर्व से निकालोगे, यहां से निकाल दो y की वैल्यू। क्या दे रखा आपको, x स्क्वायर
बाई 16, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर बाई 9 को एक साइड रखो, एक्स स्क्वायर बाई 16 को दूसरी साइड सिंप्लीफाई कर लो। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, 9 डिवीजन में, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 9 बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। वैसे तो जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे प्लस माइनस साइन आओगा, चाहो तो आप यूज भी कर सको प्लस माइनस साइन। 3 बाय 4, वाई की दो वैल्यू आ जाएंगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, 0 से 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास है पॉजिटिव। तो ये तो आएगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, लेकिन आपने तो पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो समझ में आ गया 4 कहां से आया है, 4 आया है आपके पास चारों क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। एक का फाइंड आउट किया 0 से 4 तक, 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो बस अब 4 वाई की वैल्यू बोला था हमने प्लस माइनस साइन, तो प्लस साइन ही यूज करो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो आप। 3 बाई 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा आपके पास, अंदर बाहर जा सके, ये बाहर चला गया तो कितना बच गया आपके पास, 4 से 4 कैंसिल करिए। अब ये एरिया फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसके इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है आपके पास, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल, इसके इक्वल आओगे आपके पास x बाई 2 सेम फंक्शन। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना आपने, क्योंकि चाहे आपके पास इलिप्स का क्वेश्चन हो एग्जाम में, चाहे आपके पास सर्कल का क्वेश्चन हो, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रल का, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें। x बाई 2 सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये फॉर्म यूज कर लो। ए की जगह कितना आ गया 4, तो इंटीग्रल किसके इक्वल होगा x बाई 2 सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने पुट करनी है, तो देखो पहले अपर लिमिट पुट करोगे 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, 0 इंटू समथिंग 0 बाई 0, तो आ जाएगा 0, डिवाइड कर दियो 8 साइन इनवर्स 4 बाई 4। पहले अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट 0, 0 इंटू समथिंग 0, और ये 8 साइन इनवर्स 0 बाई समथिंग 0, तो बस ये आ जाएगा आंसर। 4 को 4 से डिवाइड करिए 1 साइन इनवर्स 1, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है आपके पास, एंगल। साइन इनवर्स 1 का मतलब है वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 1 है, तो वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 1 है कितना होगा आपके पास है पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपने काफी डिटेल से डिस्कस किया है। साइन इनवर्स 0 मतलब वो एंगल जिसपे साइन की वैल्यू 0 है, टेबल में देखा 10वीं क्लास में, तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे है, 0 एंगल पे 0 इंटू समथिंग 0, ये पार्ट 0, बाकी सारे पार्ट हो जाएंगे 0, ये बच गया आंसर। तो कितना आ गया 12 पाई। अब क्योंकि एरिया की बात कर रहे हो, एरिया की यूनिट क्या होगी आपके पास स्क्वायर यूनिट। तो ये है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। चाहे एरिया आपके पास इलिप्स का आए या एरिया आए आपके पास सर्कल का, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी इलिप्स और सर्कल में। सबसे पहले क्या करोगे, टेबल बनाओगे, टेबल का यूज करके ना रफ सा डायग्राम बनाओगे, फिर डायग्राम का यूज करके ना ये फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन का। अगर आपके पास x की लिमिट है तो यहाँ पे आएगा y dx, और अगर y की लिमिट है तो यहाँ पे आएगा आपके पास x dy। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, चाहे इलिप्स का क्वेश्चन हो चाहे सर्कल का हो, यही फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और हाँ कई बार एग्जाम में ऐसे भी बोलते हैं, वो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो वर्ड यूज कर ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछेगा तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि जो ये जो एरिया है ना 0 से 4 y dx,
0 से 4/dx, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देगा आपको। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये पूछता आपका छोटा सा, मतलब एक लैंग्वेज ही रोटेट करनी है, बाकी सारी प्रोसेस की रहेगी सेम। ये बोल देगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। या कई बार ऐसे बोल देगा एरिया ऑफ द इलिप्स फाइंड आउट करो अबव एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस से ऊपर। तो अगर एक्स एक्सिस से ऊपर फाइंड आउट कर लिया तो 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लिया, 2 का फाइंड आउट करना तो 2 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा वर्डिंग का ध्यान रखियो, भाई पूरे इलिप्स का पूछ रखा है या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछ रखा है या अबव एक्स एक्सिस ने पूछ रखा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद एक और देखो, ये मतलब 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का, बिल्कुल आसान। क्या है, आपने इंटीग्रेशन करना है -1 से 1 साइन की पावर 5x, बिल्कुल आसान, कोस की पावर। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए 1 नंबर या 2 नंबर का ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये इंटीग्रल आपने करना है। देखो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन होगा, नहीं डेफिनेट इंटीग्रल का, वो क्वेश्चन मोस्टली प्रोबेबल जो आपके पास प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेगा। और आपके पास 7 से 8 प्रॉपर्टीज है वैसे तो, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही प्रॉपर्टी है जो आपने बार बार डिस्कस की है। एक तो ये प्रॉपर्टी कि 0 से a fx dx, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया। 0 से a fx dx, ये इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। दूसरा, अगर कभी भी ऐसा कुछ चीज दिख जाए -a to a fx dx, -a से a fx dx इंटीग्रल करना है, तो किसके इक्वल होगा ये, 0। कब, इफ fx फंक्शन इज ओड, और 2 टाइम्स 0 to a fx dx इफ फंक्शन इज इवन। तो अगर -a से a लिमिट है तो दो इंटीग्रल की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो होगा 0 या फिर क्या होगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx। इन प्रॉपर्टी के ऊपर मिलेगा। और इसमें भी मोस्ट प्रोबेबल है कि फंक्शन आपको ओड ही मिलेगा, इवन के ऊपर आने के काफी ज्यादा कम चांसेस है। तो ओड फंक्शन है, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0, इवन फंक्शन है, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 to a fx dx। अब ये कैसे पता लगेगा आपको कि फंक्शन ओड है या इवन है, वैसे तो आप प्रॉपर्टी को के थ्रू चेक कर सको। फॉर प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ओड फंक्शंस, ओड फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी f ऑफ -x अगर -fx के इक्वल है, f ऑफ -x अगर -fx के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, ओड। दूसरा, फॉर इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस में क्या मिलेगा आपको, अगर f ऑफ -x अगर fx के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, इवन। तो ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है इवन और ओड को चेक करने की। कोई भी फंक्शन है, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप चेक कर सको इवन या, ठीक है। जो ओड फंक्शन है वो माइनस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, बचा कर रखेगा, और जो इवन फंक्शन है वो माइनस को क्या कर देगा, खत्म। ठीक है, तो ओड का मतलब माइनस को मेंटेन करेगा, इवन का मतलब माइनस को खत्म करेगा। तो जब भी मैं बोलूं इवन फंक्शन तो दिमाग में आना चाहिए माइनस का क्या बना देगा, वो प्लस, मतलब इवन का मतलब है पॉजिटिव सेंस, और ओड फंक्शन क्या करेगा, माइनस को क्या करेगा, मेंटेन। तो ओड का मतलब क्या है, नेगेटिव को मेंटेन करेगा। ये दिमाग में चीजें आनी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया इवन फंक्शन आपके दिमाग में पॉजिटिव आना चाहिए, और जैसे मैं बोलूंगा ओड फंक्शन क्या आना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी इसका यूज करके आप चेक कर सको। उसके बाद अब जो आपके सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, तो उनको चेक करने का तो बिल्कुल आसान तरीका है। पोलिनोमियल में जो आपके पास पावर वाले फंक्शन है तो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास, अगर इवन पावर है तो इवन फंक्शन, ओड पावर है तो क्या मिलेगा, ओड फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री, जैसे क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सिर्फ 2 फंक्शन आपके इवन है, बाकी चारों फंक्शन क्या है, ओड। एक तो आपके पास कोस और एक आपके पास सीकेंट। कोस और सीकेंट क्या है आपके पास, इवन। एक तो कोस और सीकेंट थीटा, ये तो है इवन फंक्शन।
और बाकी जो चारों बच गए आपके पास, साइन, टेन, कोट, साइन, टेन, कोट और कोसिकेंट, ये चारों क्या है आपके पास, ओड फंक्शन। दो इवन है, चार ओड है। तो यहां पे देखो, साइन क्या है आपके पास, ओड फंक्शन, कोस क्या है आपके पास, इवन। मैंने आपको बताया था कि पावर अगर इवन है तो वो तो इवन ही रहेगा, क्योंकि इवन ओड का मतलब है प्लस माइनस, प्लस माइनस का खेल है सारा। इवन का मतलब प्लस, ओड का मतलब है माइनस। अब अगर पावर इवन है, जैसे पावर 4 है, तो पावर के अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इवन पावर उसको क्या बना देगी, प्लस। तो कोस की पावर 4, क्योंकि पावर इवन है, ये तो सारी चीज को क्या बना देगी, प्लस। ये तो हो गया इवन फंक्शन, और वैसे भी कोस तो आपका इवन ही है। साइन क्या है, ओड, ओड का मतलब है माइनस, तो माइनस की पावर 5, ओड, माइनस की पावर अगर ओड है, माइनस की पावर ओड है तो माइनस आएगा, और माइनस की पावर अगर इवन है तो क्या होगा, प्लस। प्लस माइनस का खेल है सारा का सारा। तो क्योंकि साइन ओड फंक्शन है, ओड का मतलब है माइनस, और माइनस की पावर क्या है आपके पास, ओड, तो ये तो मिलेगी आपको माइनस। कोस क्या है, इवन, उसकी पावर 4, ये भी इवन मतलब प्लस। ये माइनस ये प्लस, माइनस और प्लस की प्रोडक्ट क्या होगी, माइनस, और माइनस का मतलब क्या है, ओड फंक्शन। तो ये जो ओवरऑल फंक्शन है वो क्या है आपका, ओड, और ओड फंक्शन है माइनस ए से ए इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, बस इवन ओड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ रहा है तो 99% चांसेस है कि वो ओड फंक्शन का ही मिलेगा। अब यहाँ तो चलो आपको समझाने के लिए हमने सारी बिल्कुल बेसिक चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस की है, लेकिन इतना टाइम लगे नहीं आपको, बस आपके दिमाग में तुरंत इवन ओड का पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में कोस और सीकेंट इवन, बाकी ओड। इवन का मतलब प्लस, ओड का मतलब माइनस। उसके बाद बेसिक चीजें जो आपने लोअर क्लास में पढ़ी उनका यूज करके ना, ये ओड, ये इवन, ओड इवन, माइनस और प्लस की प्रोडक्ट, माइनस और प्लस की प्रोडक्ट, माइनस माइनस का मतलब ओड, ओड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस ए से ए क्या मिलेगा आपको, 0। तो ऑब्जेक्टिव में एक या दो नंबर का क्वेश्चन ऐसा आपको मिला, कर लोगे क्या आप? तो ये था आपके पास सेकंड। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2 पाई। 0 से 2 पाई मतलब पूरे 4 क्वाड्रेंट, 0 से 2 पाई मतलब 0 से 360 डिग्री, चारों क्वाड्रेंट के अंदर आपने cos x जो फंक्शन है उसके द्वारा बाउंडेड एरिया आपने फाइंड आउट करना है। अब एग्जाम में या तो cos x का मिलेगा या sin x का, ठीक है। cos की जगह sin भी, आज का प्रोसेस क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। अब बहुत बार बच्चे पता है क्या गलती कर रहे हैं, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे। फॉर्मूला वो याद कर लें कि एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। x की लिमिट दे रखी है तो x1 से x2 y dx, और y की लिमिट दे रखी है तो y1 से y2 x dy। फॉर्मूला याद करके ना क्या सोचेंगे, वो y की वैल्यू दे रखी है, x की लिमिट दे रखी है, तो क्या करेंगे बच्चे, y की जगह पुट कर देंगे cos x, लिमिट पुट कर देंगे। ये प्रोसेस यूज करें। रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2 पाई x की लिमिट दे रखी है, और y की जगह क्या यूज कर लेंगे, cos x। इंटीग्रल बिल्कुल आसान है, cos x का इंटीग्रल की जगह sin x, लिमिट्स पुट कर देंगे। अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0। पाई के मल्टीपल के ऊपर, पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो 2 पाई पे साइन की वैल्यू 0, 0 पे भी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 माइनस 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और इस केस में नंबर भी कितने आओगे आपके, 0, क्योंकि आंसर आपका गलत है। डायरेक्ट आपने नहीं करना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है बिना डायग्राम के आपने नहीं सोल्व करना। एरिया अगर फाइंड आउट करना है डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है, तो हमेशा आप क्या करोगे, सबसे पहले रफ डायग्राम बनाकर उसके बाद ही आपने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर एनी कर्व। सिर्फ फॉर्मूला तो बात नहीं बनेगी, आपको ग्राफ का भी यूज करना पड़ेगा। तो अब आपके पास जैसे cos x है, sin, cos, tan, cot, इनके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपने +1 क्लास में देखे हैं। बनाना चाहो तो जैसे आपने 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, टेबल का यूज करके ना आप इजीली ग्राफ बना सको। तो ये है आपके पास cos x का रफ सा डायग्राम। 0 पे वैल्यू 1 होगा, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे cos की वैल्यू -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई पे 1। तो इन पॉइंट्स को लूज हैंड का यूज करके ज्वाइन करते हैं तो बन गया आपका डायग्राम। ऐसे ही जैसे मैंने बोला कि cos x की जगह कई बार sin x भी पूछ ले, तो sin और cos इन्हीं के ऊपर आएगा क्वेश्चन,
या तो साइन के ऊपर या कोस के ऊपर। तो दोनों के डायग्राम अच्छी प्रकार से तैयार होने चाहिए। वेव नेचर है ग्राफ आपके पास ग्राफ का। साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कोस का 1 से। तो रफ डायग्राम साइन और कोस के आपको पता होने चाहिए। अब देखो ये एरिया फाइंड आउट करना है, 0 π/2 π/2 से 3 π/2 2 π। मैंने आपको बोला था जब भी आप एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करो तो कोशिश करनी है आपने कि एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आना। अब करने को तो आप एक काम कर सको, 0 से π/2 पहले ये एरिया फाइंड आउट करो, फिर ये एरिया, तीनों को ऐड कर दियो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी लंबा चला जाओगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल में आपको सोल्व भी करके दिखा रखा बुक के अंदर। हम ऐसे नहीं कराएंगे क्वेश्चन। आप क्या करो, मैंने बोला था आपसे कि आप एक्स एक्सिस से ऊपर ही एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आप एक काम कर लो, 0 से π/2 तक फाइंड आउट कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड आउट कर लो और सिमेट्री का यूज करके ना, सिमेट्री का यूज करके ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा आपके पास। तो आपने रिक्वायर्ड एरिया, एक बार तो फॉर्मूला लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, YDX 0 से 2 π, ये करना था आपने। ठीक है, 0 से 2 π चारों क्वाड्रेंट में फाइंड आउट कर दिया। लेकिन अब आप चारों क्वाड्रेंट में नहीं फाइंड आउट करोगे, आप इसको कैसे लिख सको, आप एक काम करो, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट कर लो, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे आपके। तो या तो 0 से 2 π तक करो या 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में करके ना 4 का मल्टीप्लाई कर दो। सिमेट्री का आपने इसमें यूज कर लिया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड आउट करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको करना है तो 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, आपने पूरा करना है। 0 से π/2 अलग फंक्शन होगा, π/2 से 3 π/2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास y cos x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आओगी और ये आपके पास अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो ये आप नीचे जब भी कर्व जाओगा एरिया आपका क्या होगा, माइनस, और नेगेटिव एरिया कभी भी आपने यूज नहीं करना। इसीलिए उस दिक्कत से बचने के लिए, प्लस और माइनस की दिक्कत से बचने के लिए आप कोशिश करोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चीजों को डिस्कस करो। इसलिए आपने इसको ऐसे लिख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब y की वैल्यू कितनी देर की आपको, y की वैल्यू कितनी देर की आपको, साइन cos x कर दो, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2, साइन अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, लोअर लिमिट 0, 4 आ गई। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, 4 यूनिट। क्योंकि एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा आपके पास, 4 स्क्वायर एरिया। ये हो जाएगा आपके पास एरिया अंडर cos x। तो साइन और कोस, या तो कोस का क्वेश्चन होगा या साइन का। रफ डायग्राम बनाकर ऐसे करना है। साइन का आ जाए तब भी ऐसे ही सोल्व करोगे, 0 से π/2 तक, यहाँ तक सोल्व कर लियो, 4 का मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चाहे साइन का हो चाहे कोस का हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करके 4 का मल्टीप्लाई कर। हाँ, रफ डायग्राम आपने जरूर बनाना है, डायग्राम बनाकर उसके बाद करना है, डायरेक्ट नहीं करना आपने क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये भी काफी आसान है। क्या है आपके पास, आपने देखो इलिप्स के बारे में पढ़ दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ दिया। अब एक कर्व है आपके पास पैराबोला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 3। ये फाइंड आउट करना है, इस इन कर्व्स के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है वो फाइंड आउट करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगेन प्लस 1 क्लास में कोनिक सेक्शन में देखा था आपने, किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। और पैराबोला भी कौन सा है, ये राइट हैंडेड पैराबोला। तो आप रफ सा डायग्राम डायरेक्ट बना लो, क्योंकि आपने पता है पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, इस प्रकार की इक्वेशन होगा। रफ डायग्राम बना लियो। ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन किसकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मिल गया राइट हैंडेड पैराबोला। अगर आपको नहीं पता तो आप टेबल बनाओगे, टेबल के बाद ये ग्राफ बनाना है, एक्स वाई की वैल्यूज आप पुट कर लियो, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद 0 1 2 जो भी आपने पुट करनी है, 4-5 वैल्यू आप यूज करोगे और रफ डायग्राम आपने बनाना है। नहीं तो याद भी रखिए, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला। ये प्लस 1 क्लास में काफी अच्छी प्रकार से डिस्कस करा पे, ये राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड अपवर्ड डाउनवर्ड।
आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है कि राइट हैंड ही मिलेगा या फिर अपवर्ड मीन्स है, या तो राइट हैंडेड मिलेगा, 90% केसेस में राइट हैंडेड मिलेगा, एक दो केस में अपवर्ड पैराबोला भी बन सकता है। ठीक है, नहीं पता तो टेबल का यूज करके ना डायग्राम बनाना है, डायग्राम जरूर बनाओगे। अब एक तो ये तो हो गया पैराबोला, दूसरा क्या है लाइन। लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 3, ये मान लिया x इज इक्वल टू 3, तो ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, ये आ गया रिक्वायर्ड एरिया। अब अगेन आपने टोटल एरिया फाइंड आउट करना, आप क्या करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिमेट्री का यूज करके ना पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया 0, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 से 3 यूनिट रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया के दो ही फॉर्मूले हैं, x की लिमिट दे रखी तो ये यूज कर ले, y की लिमिट दे रखी तो ये। अब की बार x की लिमिट है, क्या आ जाएगा आपके पास 0 से 3, ये x की लिमिट है y dx, और ये आपको एरिया देगा 0 से 3 y dx फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना एरिया कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दो क्वाड्रेंट्स में फाइंड आउट करना, फर्स्ट और फोर्थ में, तो आपने फर्स्ट में फाइंड आउट कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों को क्या कर देगा, ये कब। तो अब देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, y की वैल्यू यहाँ पे निकाल दो, स्क्वायर रूट लोगे वैसे तो प्लस माइनस साइन होगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो 2 रूट एक्स, ये y स्क्वायर की वैल्यू अगर 4x है तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 रूट एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो प्लस साइन आपने यूज करना है। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, x की पावर 1/2, इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x की पावर 3/2 बाई 3/2, लिमिट पुट कर दे वो जगह 8/3, अपर लिमिट 3 की पावर 3/2 माइनस 0, 0 की पावर कुछ भी है, क्या मिलेगा 0, तो आंसर आ जाएगा 3/2, 1.5 पावर यानी कि 3 रूट 3, 3 से 3 कैंसिल, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, डायग्राम पढ़ने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल नहीं मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको डायग्राम बनाने में जरूर करनी पड़ेगी। तो डायग्राम स्टैंडर्ड ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई अननोन डायग्राम आ रहा है तो टेबल बनाओगे और उसके बाद आपने डायग्राम बनाना है। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करने। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से एक तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसमें कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री आपने बतानी है। ऑर्डर का मतलब क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि मैक्सिमम आपने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, और डिग्री, डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर, प्रोवाइडेड इट मस्ट बी ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स ऑफ y। तो वो आपने पढ़ रखी है प्रोसेस। लेकिन जो आपका इस चैप्टर से जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए 3 मेथड है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। तो तीनों में से एक मेथड आपका जरूर फाइनल एग्जाम में दिखाई दूंगा। तो आप तीनों मेथड को 1 बाय 1 डिस्कस करोगे। सबसे पहले आपके पास जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सोल्व करना है, तो आपके पास सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बिल्कुल आसान है। आप क्या करोगे, y वाली टर्म तो dy के साथ कर लो, x वाली टर्म किसके साथ करोगे, dx के साथ। पहले वेरिएबल को सेपरेट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। तो सबसे आसान मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल अगर यूज करना है तो एक काम करो, dy वाली टर्म को लेफ्ट में रख लो और dx को राइट में, यानी कि y वाली सारी टर्म को dy के साथ लेफ्ट में रखो और x वाली सारी टर्म को राइट में ले जाओ। तो क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे ही आप वेरिएबल सेपरेट करोगे, जो आपके पास dx वाली टर्म इसको राइट में ले जाओ, प्लस राइट में जाके हो जाएगी माइनस। वेरिएबल सेपरेट करोगे, y वाली टर्म dy के साथ सेकंड स्क्वायर y, ठीक है, ये 10x है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इसको राइट में ले जाओ, किसमें जगह डिवाइड में, और 10y है, y वाली सारी टर्म dy के साथ, x वाली सारी टर्म dx के साथ, तो ले आओ y को लेफ्ट में, तो कितना आ जाएगा आपके पास, सेकंड स्क्वायर y बाय 10y, x वाली को राइट में ले जाओ, सेकंड स्क्वायर x बाय 10x dx। तो
तो आपने क्या कर दिया, y वाली टर्म dy के साथ, x वाली टर्म dx के साथ, इसी को आप बोलोगे वेरिएबल सेपरेबल प्रोसेस। वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जैसे ही इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल आपको नहीं मिलेगा। एक आपने काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म पढ़ रखी है इंटीग्रल की, कि अगर कभी भी नीचे तो फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म की, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, लॉग मोड ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्म बन गई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, एन का डेरिवेटिव क्या है सेकंड स्क्वायर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सेकंड का टेन का डेरिवेटिव क्या है सेकंड। तो इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रल की जगह लॉग मोड ऑफ फंक्शन, इसका भी इंटीग्रल लॉग मोड ऑफ फंक्शन। कांस्टेंट इंटीग्रेशन है, क्योंकि दोनों फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में है दोनों आंसर, तो आप कांस्टेंट को सिंपल सी भी यूज कर सको या कांस्टेंट को भी लॉग की फॉर्म में ही यूज कर लो, लॉग सी, सिंपल सी भी आप यूज कर सको। तो थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन आगे आसान हो जाएगी, इसलिए आपने क्या कर दिया, क्योंकि दोनों लॉग की फॉर्म में है तो कांस्टेंट को भी आपने लॉग की फॉर्म में यूज कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लियो, log m माइनस log n, log m माइनस log n किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ m बाय n, ये है किसके इक्वल, log टेंजेंट y, log से log कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट y इज इक्वल टू c बाय टेंजेंट x। ऐसे छोड़ दो, या फिर टेंजेंट x को लेफ्ट में ले आओ, यहाँ पे भी छोड़ दो आंसर, ठीक है, या यहाँ पे ले आओ कोई बात, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ये भी छोड़ सको या फिर ये छोड़ दो, काफी आसान है वेरिएबल सेपरेबल प्रोसेस। वेरिएबल को सेपरेट करो, इंटीग्रेशन करो, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। दूसरा है आपके पास, अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपके पास क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आप कैसे सोल्व करोगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई dy इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम तो आपका यही रहना चाहिए कि आप कोशिश करो वेरिएबल को सेपरेट करने की। यहाँ पे जैसे ही आप वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करोगे, आप वेरिएबल नहीं सेपरेट कर सकोगे। जैसे अगर आप ये प्रोसेस यूज करना चाहो, इसको राइट में ले जियो, माइनस dx को राइट में लेंगे, dy को लेफ्ट में। अब जैसे आप यहाँ से x को तो राइट में भेज दोगे, लेकिन इस y स्क्वायर को यहाँ पे आप नहीं भेज सकोगे, क्योंकि ये दोनों टर्म साथ में चलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकोगे। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के आपसे वेरिएबल सेपरेट नहीं होने लग रहे, फिर आप दूसरी फॉर्म देखो कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं है। होमोजीनियस का मतलब है हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे वेरिएबल x की पावर कितनी है, 2, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y की पावर 2, सेम है पावर। यहाँ पे x और y, एक पावर x की, एक पावर y की, तो वेरिएबल की पावर्स का सम हर एक टर्म में अगर सेम है तो वो क्या होगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम क्या है, सेम, जो कि कितना है, 2। तो ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सोल्व करना है तो बिल्कुल आसान है। फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपने क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे। इसमें पुट करोगे y की जगह vx। तो ये प्रोसेस हुआ है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx को एक काम करो लेफ्ट में ले आओ और xy को ले जाइए राइट में। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो क्या पुट करोगे, पुट कर दियो y की जगह तो vx, तो dy बाई dx की जगह इसका डेरिवेटिव कर दियो। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो y की जगह तो vx पुट कर दो, dy बाई dx की जगह ये दोनों इसमें पुट कर दो। तो क्या जाएगा, dy बाई dx की जगह v प्लस x इंटू dv बाई माइनस x स्क्वायर, y की जगह क्या पुट करोगे, vx, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर बाई x, y की जगह। अब जब थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे x स्क्वायर न्यूमरेटर में से कॉमन,
x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन आया, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाय, ये बच गया। जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, या एक काम करो, वैसे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते, एक काम करो, अब वेरिएबल सेपरेट करो, ठीक है। पुट करने के बाद जो भी इक्वेशन बना है इसको सिंप्लीफाई करोगे वेरिएबल सेपरेबल के साथ, तो क्या बचेगा, v को राइट में ले लियो, क्या बच गया -1 प्लस वी स्क्वायर बाय v और माइनस का v, इसको सोल्व कर लो, क्या बचेगा आपके पास, v एलसीएम आ गया -1 माइनस वी स्क्वायर और माइनस के v स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपके पास, माइनस सा हो तो कॉमन ले लियो, 1 प्लस 2v स्क्वायर बाय v, ये बच जाएगा। अब करोगे एक बार फिर वेरिएबल सेपरेट, v वाले टर्म dv के साथ, x वाली dx के साथ, x वाले टर्म को राइट में ले जियो, v वाले टर्म को लेफ्ट में, यहाँ पे एक बार फिर वेरिएबल सेपरेट टेक्निक आप यूज करोगे, v बाय 1 प्लस 2v स्क्वायर dv माइनस 1 बाय x dx, ठीक है। तो आपने क्या करना है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले पुट करोगे, जैसे ही पुट करोगे तो क्या बन जाएगी आपके पास, पुट करने के बाद जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे फिर आपने वापस वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक आपने यूज करनी है, ठीक है। डायरेक्ट इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे उसके बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करना है, तो वही प्रोसेस, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, 1 का 0, 2v स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 4v, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, अब ये फॉर्म बन गई, नीचे फंक्शन और डेरिवेटिव कर दो इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव 1/4 कांस्टेंट है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसमें जगह लॉग मोड हो 1 प्लस 2v स्क्वायर, ये माइनस 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का कितना होगा log x, और कांस्टेंट को भी किसमें यूज कर लोगे आप, लॉग की फॉर्म में यूज कर लो कांस्टेंट को भी, कितना आ जाएगा log c। तो बस अब चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही प्रॉपर्टी log m माइनस log n, log फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लो, c बाई एक्स, ये पावर कितनी है 1/4, पावर यहाँ पे डिवाइड में है, चाहो तो 4 को वहां पे राइट में ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स log ऑफ c बाई एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी अगेन आपने पढ़ रखा है n log n, तो मल्टीपल है वो किसमें चला जाएगा पावर में, चाहो तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लियो, log ऑफ c बाई एक्स की पावर 4, log से log कैंसल, तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये सिंप्लीफिकेशन है, 1 प्लस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू c की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4। फाइनल आंसर आपने v में नहीं छोड़ना, v की वैल्यू यहां तक पुट कर दो, कितनी होगी y बाई एक्स, 1 प्लस 2 टाइम y बाई एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्रोसेस तो वही है, इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेबल से ही करोगे, लेकिन होमोजेनियस के केस में डायरेक्ट आपसे वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, पहले आपने सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ, ये है आपके पास जनरल सॉल्यूशन, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, साथ में एक कंडीशन और है कि y की वैल्यू कितनी है 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, साथ में कंडीशन भी दे रखी है y की वैल्यू कितनी है 1 जब x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है y की, ये वैल्यू किसकी हो आपके पास x की, इसको ऐसे भी लिख सको y की वैल्यू 1 जब x की वैल्यू क्या है 1, तो इसमें c को डिटरमाइन करने के लिए x और y की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 1, तो x की जगह पुट कर दो 1, y की जगह भी 1, तो कितना होगा 1 प्लस 1 पुट करोगे 2, ये c की पावर 4, तो c की पावर 4 की जगह कितना आएगा आपके पास 3, c की पावर 4 की वैल्यू 3 पुट कर दे इसमें, ये आ जाएगा आंसर 1 प्लस 2 टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर, c की पावर 4 की जगह 3 बाई एक्स की पावर 4, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये था आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके जैसे ही आप c को एलिमिनेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये तभी यूज करना है जब आपको कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। इसको रीड करना आना चाहिए, इसका मतलब क्या है y की वैल्यू कितनी है 1, कब, जब x की वैल्यू कितनी है 1, ये x की वैल्यू देगा आपको, ये है x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू मिलेगी आपको y की वैल्यू,
यानी कि अगर आप ऐसे देखोगे ना, कभी ऐसा लिख रखे नहीं y1 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब है y की वैल्यू 4 है जब x की वैल्यू कितनी है 1, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। तो ये था आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना। उसके बाद देखो आपके पास लास्ट जो मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दे रखी है तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर फॉर्म का आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्म क्या है आपके पास, इस टाइप की इक्वेशन dy बाई dx प्लस dy इज इक्वल टू क्यू, ये है आपके पास प्रॉपर फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप है आपके पास। सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, IF का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किसके इक्वल फॉर्मूला याद रखना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t dx, ठीक है। p और q क्या है, p है आपके पास y का कोफिशिएंट और q क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ प्रॉपर फॉर्म इसके साथ कंपेयर करने के बाद ही आपने p और q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया आपसे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा आपसे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेगा। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने से पहले या कंपैरिजन करने से पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर का मतलब है dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। तो ऐसे तो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये है सॉल्यूशन का फॉर्मूला, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx प्लस c, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, आपको सॉल्यूशन। तो आओ इस फॉर्म को आप यूज करो इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले जैसे मैंने बोला है, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोशिश करो वेरिएबल सेपरेट करने की, नहीं होंगे आपसे वेरिएबल सेपरेट। उसके बाद दूसरा आप होमोजेनियस को देखो, ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं मिलेगी, यहीं से पता लग जाएगा आपको। तो एक ही फॉर्म बच गया आपके पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इस फॉर्म को यूज करने से पहले आप इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करो। प्रॉपर फॉर्म का मतलब है dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे dy बाई dx का कोफिशिएंट कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड ईच टर्म बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर एक टर्म को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे क्या बचेगा, dy बाई dx। सेकंड टर्म को डिवाइड करोगे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड टर्म को डिवाइड कर दो। तो ये सबसे पहले वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट था, हर एक टर्म को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। अब इसको कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। जैसे ही कंपेयर करोगे और बताओ मैंने p की वैल्यू कितनी है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है, 4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद अब निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार लिखो और एग्जाम में फॉर्मूला के अलग से मार्क्स है। p की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू कितनी है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, लॉग मोड ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और लॉग, एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, दोनों के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना होगा आपके पास, एक्स। लेकिन बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए दोनों के, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं, कैंसिल कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन वहां तक फाइंड आउट करोगे, एक बार फॉर्मूला लिखोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। वैल्यूज पुट कर दो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है, 4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। काफी आसान इंटीग्रेशन है, कोट और कोट का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, कोट का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स।
सी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वाई की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में ले जाओ किसमें जो है डिवाइड में, तो वाई की वैल्यू क्या चाहिए, log ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था आपके पास ये। इसके साथ 3 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस मेथड और वेरिएबल सेपरेबल। 3 में से एक मेथड फाइनल एग्जाम में जरूर आपको दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप वेक्टर से रिलेटेड आप डिस्कस करोगे। वेक्टर में देखो 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो मेन सब्जेक्टिव है उसके अंदर आपको जरूर दिखाई देगा। आइए शुरुआत करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ। क्वेश्चन से पहले एक सिंपल से रिजल्ट है आपके पास डॉट प्रोडक्ट के, सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा रिजल्ट है। उसके बाद अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 0। और थर्ड है आपके पास डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी किसके इक्वल मिलेगा आपको, बी डॉट ए के इक्वल। तो इन्हीं रिजल्ट्स का आपने यूज करना है और काफी सिंपल क्वेश्चन लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लिया 3 वेक्टर है ए बी सी, कोई भी 3 वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड क्या है 5। साथ में एक कंडीशन और है, ईच वन ऑफ देम, हर एक वेक्टर बाकी जो 2 वेक्टर है उनके सम के क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि ए वेक्टर बी प्लस सी के क्या है परपेंडिकुलर, ऐसे ही बी वेक्टर सी प्लस ए के क्या है परपेंडिकुलर, और सी वेक्टर ए प्लस बी के क्या है परपेंडिकुलर। तो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। एक तो जब भी आपने किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो यहां से फाइंड आउट करोगे मैग्नीट्यूड। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। उससे पहले आप क्या करोगे, जो कंडीशंस दे रखी हैं, ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का 4, सी का 5 है तो ठीक है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे, जो लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है नहीं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे। आप लिखोगे क्योंकि हर एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आप लिखोगे सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, ए वेक्टर एक वेक्टर बाकी 2 वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है, तो अब 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, तो यहाँ तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ए डॉट बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपके पास 0, या जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितना आ गया आपके पास 0। साथ में बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, सी प्लस ए, तो यहां से क्या आ जाएगा बी की डॉट प्रोडक्ट। बस जो ये लाइन आपको इंग्लिश में दे रखी है नी, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, इसी लाइन को आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हो, तो बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए किसके इक्वल आ गया आपके पास 0 के इक्वल। ऐसे ही सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी के, सी वेक्टर ए प्लस बी के क्या परपेंडिकुलर है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितने आ गए 0, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। ये चीज आपको दे रखी है, मतलब ये दे रखी है, साथ में ए बी सी के मैग्नीट्यूड दे रखी है। अच्छा, अब ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको बताया, जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना इस प्रोसेस को आप यूज करोगे। तो अब फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, तो आप जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना उस प्रोसेस को यूज करो, इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे। स्क्वायर को कैसे लिख दोगे, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, बस उसके बाद बिल्कुल आसान, ब्रैकेट खोल दो, पहले ए की सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर बी की, फिर सी की। काफी आसान क्वेश्चन है, ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, फिर बी की करोगे, बी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, बी की बी के साथ, बी की सी के साथ, फिर सी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, सी की बी के साथ और सी की सी के साथ। ठीक है, अब सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए किसकी बोला जाएगा, यो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी
ए डॉट सी, यहाँ तो देखो ए डॉट बी ए डॉट सी, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 0, ए डॉट बी ए डॉट सी। फिर बी की ए के साथ बी डॉट ए और बी डॉट सी, ये देखो इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ बी डॉट ए बी डॉट सी, ये 0 जगह क्या बच गया बी डॉट बी। बी डॉट बी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर। ऐसे ही सी डॉट ए और सी डॉट बी, सी डॉट ए सी डॉट बी, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 0, क्या बच गया सी डॉट सी, सेम सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्केयर। तो काफी आसान क्वेश्चन है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 का स्केयर कर दियो, ये तो सब कुछ 0 है, ये 4 का स्केयर, ये 5 का स्केयर, कितना आ गया 9, 16, 25, तो कितना आ जाएगा 50। ये आया है a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। लेकिन आपको तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसके को लगा रूट 50। वैसे तो आपने देखा है लोअर क्लासेस में, जब भी आप स्क्वायर रूट ले प्लस माइनस साइन यूज करोगे, लेकिन जब भी आप वेक्टर की बात करोगे या मैग्नीट्यूड की बात करोगे, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन जब भी कभी लेंथ या मैग्नीट्यूड की बात करोगे, मैग्नीट्यूड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन कभी भी आपने यूज नहीं करना। तो ऐसे आप छोड़ इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपने परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज कर लिया, साथ में मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो एक और काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये रिजल्ट आप यूज करोगे लगभग तो क्या देर का आपको लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और जो ये वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, इसकी एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना along the sum of the वेक्टर, जो दो वेक्टर दे रखे हैं उनके साथ एक वेक्टर की बाकी दो वेक्टर के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी देर की आपको 1, तो आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन काफी आसान क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, मान लो इनके नाम दे दो, ए वेक्टर का नाम रख दिया आपने आई प्लस जे प्लस के, नाम रख दिया। बी वेक्टर का नाम रख दो 2i प्लस 4j माइनस 5k। सी वेक्टर का नाम रख दिया लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। अब मेन क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर की बी प्लस सी के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी देर की आपको 1। तो पहले तो बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो, उससे पहले आप बी प्लस सी वेक्टर फाइंड आउट करोगे। दोनों का जोड़ कर दियो, आई के कंपोनेंट में आई का कंपोनेंट ऐड होगा, जे के कंपोनेंट में जे का कंपोनेंट, के कंपोनेंट में के का कंपोनेंट। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करो, आपने प्रोसेस का पता है, एक है इसके को किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दियो। तो बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो बी प्लस सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट कर लियो। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस सी बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि ये आ गया 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k बाय 2 प्लस लैम्डा 6 का स्क्वायर। देख लियो 36 और 4 40 आ जाएगा, पूरा लिखने की बजाय इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते। अब यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग बी प्लस सी। अब इस वेक्टर की और ए वेक्टर की इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी देर की है 1। ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, तो सिंस डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब दूसरा नाम क्या है डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर की इस वेक्टर के साथ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी देर की आपको 1। बस यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल दियो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी है 1।
तो बस ए की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे प्लस के, कर दिया इनकी डॉट प्रोडक्ट, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j, बस सिंप्लीफिकेशन है, काफी आसान है, करो इसको सिंप्लीफाई। डॉट प्रोडक्ट करनी है आई के कंपोनेंट की आई के साथ, जे के कंपोनेंट की जे के साथ, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट। आई जे के कंपोनेंट क्या है 1 1 1, तो 1 के साथ करो कितना बचेगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 बाई 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, बस सिंप्लीफाई कर लियो। यहाँ से कितना बचेगा आपके पास लैम्डा प्लस 6, ये डिवाइड में है, राइट में जाके जाना रूट लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 14, बस इसको सोल्व कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दियो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। सिंप्लीफिकेशन काफी आसान है, बस a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस ये आंसर आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा वाले टर्म एक साइड, इसको लेफ्ट में ले आइए, 8 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखो आप, अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने फाइंड आउट करना है, कोई भी ट्राइंगल या पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, वैसे तो आपने लोअर क्लासेस में और भी कई सारे मेथड देखे हैं, लेकिन वेक्टर्स का यूज करके भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपने कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो उसकी दो साइड्स होनी चाहिए वेक्टर की फॉर्म में। सपोज करो आपको ए बी साइड का पता है, बी सी साइड का पता है, ठीक है, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दो वेक्टर्स की, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दो साइड्स का पता होना चाहिए आपने, वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, 2 से डिवाइड कर दो, वो क्या मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही अगर आपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर फॉर्म से अगर फाइंड आउट करना है तो दो में से एक चीज पता होनी चाहिए, या तो आपको दो एडजेसेंट साइड पता हो, कोई भी एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड, यानी कि ए बी वेक्टर का पता है, बी सी का पता है, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम के केस में, ट्राइंगल के केस में मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड करना है। दूसरा आपके पास अगर पैरेललोग्राम की सपोज करो आपको डायगोनल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं डायगोनल्स, डायगोनल्स का यूज करके भी आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सको। एक सपोज करो एसी डायगोनल का आपको पता है, बी डी का पता है, तो दोनों जो डायगोनल है एसी और बी डी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, 2 से डिवाइड कर दियो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर्स का यूज करके भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम निकाल सको। तो देखो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आपको एक ट्राइंगल दे रखी है, उसकी 3 वर्टेक्स दे रखी है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब वर्टेक्स दे रखी है, सबसे पहले आप क्या करोगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए साइड फाइंड आउट कर लो, तो ए बी वेक्टर, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पॉइंट्स के, तो वेक्टर आप निकाल सको, टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दियो, टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करो, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा 2, वेक्टर फॉर्म में लिख दो 2i, 1 में से 2 माइनस कर दियो, माइनस का 1 जे, माइनस 2 में से -4 कर दियो, तो कितना बचा -6 के, ये तो आ गया आपके पास ए बी वेक्टर। दूसरा एक बी सी और फाइंड आउट कर लो, बी सी वेक्टर टर्मिनल माइनस इनिशियल 1i, टर्मिनल माइनस इनिशियल प्लस 2j, टर्मिनल माइनस इनिशियल प्लस 3, दो साइड्स मिल गई ए बी और बी सी। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के दो मेथड है आपके पास, या तो एंगल का यूज कर लो या फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना ज्यादा यूजफुल मेथड है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले आई जे के लिखोगे, ए बी वेक्टर के कंपोनेंट, ए बी वेक्टर के कंपोनेंट कितने हैं 2 -1 -6, बी सी के कंपोनेंट 1 2 3। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, ये बहुत बार आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर किया है। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो तो कितना होगा, ये माइनस के तो 3 और प्लस के कितने आ गए 12, यानी कि 9i। जे के लिए -6 और -6, माइनस के 12 जे। के लिए आपके पास 4 + 1 5 के। ये आ गया आपके पास ए बी क्रॉस बी सी।
लेकिन आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ए बी क्रॉस बी सी, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। पाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 81, 144, 25। देख लो सिंप्लीफाई करके ये कितना आ जाएगा, लगभग 250 के आसपास आ जाएगा, देख लियो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। लेकिन एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला जरूर लिखना आपने, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड अभी फाइंड आउट किया आपने, √250। ठीक है, एरिया है तो क्या लिखोगे आप, स्क्वायर यूनिट। तो ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो आपके 3 चैप्टर बच गए वो आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।